सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम साइंस की क्लास। ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपको चैप्टर वाइज़ भी जो चैप्टर वाइज़ की सीरीज़ चल रही है वो भी चलती रहेगी और साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस पूरा है, आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने पूरा कुछ पढ़ लिया है, तो भी आप देखते हुए चल सकते हैं क्योंकि मैं इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन भी लेता हूँ यानी प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाते चलता हूँ। तो ये आपके लिए एक अच्छा सेशन होगा अगर आप रेगुलर देखते हैं तो। अब चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम जो चैप्टर वाइज़ की सीरीज़ है उसमें हम पढ़ेंगे फ़ोर्स और लीनियर मोमेंटम को और जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है? अब मैं बोर्ड को थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए, अब आपके पास सवाल क्या बना हुआ है? सवाल आपसे बोलता है कि अगर 2 इक्वल फ़ोर्सेस हैं, अगर उनको हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो टोटल फ़ोर्स यूज़ किया जाएगा बॉडी पर, वो कितना हो जाएगा? चलिए अब देखते हैं इस सवाल को। तो देखिए, आपको फ़ोर्सेस का नेचर 2 ही तरह से अभी मान लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर फ़ोर्स का नेचर मान लीजिए ये कॉम्प्रेसिव नेचर का है और अगर फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको देखिए कि एक कंप्रेसिव लगा है मैंने और दूसरा जो है मैं आपको टेंसाइल फ़ोर्स लगा रहा हूँ। तो यानी कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो आपका समेशन ऑफ F आएगा, नेट फ़ोर्स कितना आएगा आपका? 0 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब भी बराबर फ़ोर्सेस को अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी के अपोज़िट डायरेक्शन में, देखिए ये इधर जा रहा है, ये उधर लग रहा है। तो यानी कि कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करेगा जहाँ पर कि जो टोटल फोर्स यूज़ होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को पहले धैर्य से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। आइए, आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का मास आपके पास दिया हुआ है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी, तो मैं लिख देता हूँ मास कितना दिया हुआ है आपके पास, 100 केजी का ये दिया हुआ है। उसी तरह से आपसे बोलता है कि इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 17 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना दिया हुआ है? आपके पास ये दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। वहीं पर आपसे क्या कहा गया है कि जो V2 यानी कि V फाइनल की अगर मैं बात करूँ, फाइनल वेलोसिटी कितना पहुँच गया? 17 मीटर पर सेकंड पर पहुँच गया। आपसे बोलता है कि इसको इतना से इतना पहुँचने में कितना वक़्त लगा, तो टाइम भी आपके पास कितना दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ है आपके पास 6 सेकंड का। अब आपसे बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ़ोर्स आपको बताना है, कितना एक्सर्ट किया ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ोर्स क्या होता है? मास और इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टी होता है। तो यानी कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी था वो कितना था? 17 था। तो आप यहाँ पर 17 लिख सकते हैं। वी कितना दिया हुआ है आपके पास? 5 दिया हुआ है और टाइम कितना है? 6 सेकंड का है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 17 में से 5 जाएगा, 12/6 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे फ़ोर्स पूछा गया है तो मास आपके पास 100 किलो का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आ गया 2 यानी कि 200 और फ़ोर्स की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हो, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सवाल को समझने में। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। तो देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आपका अगला सवाल यानी फ़ोर्स यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। मैंने फ़ोर्स के पहले भी जो सेशंस है उसको ले लिया हूँ। मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ। पीछे के वीडियोज़ को अगर आप देखते हुए नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको वीडियोज़ को देखते हुए आइए ताकि आपको अच्छी समझ हो जाएगी। यानी आप चैप्टर वाइज़ चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पढ़ कैसे रहे हैं हम और एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। और बाकी जो सीरीज़ में प्रैक्टिस क्वेश्चन की बता रहा हूँ, वो तो और सोने पे सुहागा है आपके लिए क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन उसमें मैं उठाता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं आपको पहले कुछ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चन्स को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वैसे मैंने पढ़ा भी दिया है, लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा है। लीनियर मोमेंटम को छोटा p से डिनोट करते हैं और ये होता क्या है दरअसल, तो ये होता है मास और जो वेलोसिटी होता है उसका प्रोडक्ट होता है। अब अगर इसकी बात करें तो मास का केजी और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, तो यानी कि जो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपके पास,
तो ऐसा यूनिट आप क्या लिखेंगे? तो केजी मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब अगर बात करें तो मोमेंटम कैसा यूनिट है? तो ये एक वेक्टर यूनिट है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। इसको लिखते चलिएगा या ठीक। अब उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो इसका डायमेंशन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो डायमेंशन क्या होता है? केजी का हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एल और टी ऊपर जाएगा तो -1, तो एम/एल/टी का पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है? कहाँ एप्लीकेशंस वगैरह है? तो ये मैंने आपको भई कई बार पढ़ा दिया है, समझा भी दिया है। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल जो क्रिकेटर होता है जब कैच करता है बॉल को तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी गति से बॉल उस पर आकर लगेगा डायरेक्ट हाथ में तो चोट ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो है फ़ोर्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और देखते हैं जैसे अगर शोएब अख्तर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर कोई बॉलर है, अगर मान लेते हैं कोई एक बॉलर है जो कि बॉलिंग करने के लिए बॉल लेकर दौड़ रहा है, तो जब वो दौड़ रहा है तो ये है क्या आपका मास और वेलोसिटी का ही ये है। तो अगर मोमेंटम को देखिएगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। यानी कि जब आप शोएब अख्तर को देखेंगे या ब्रेटली को देखेंगे तो वो काफ़ी दूर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं दौड़कर। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं अपना। अगर जितना वो वेलोसिटी क्योंकि मास क्या है? फिक्स्ड है ना, अब उनका वज़न तो फिक्स है। तो ये जितना तेज़ लाना होगा यानी ये जितना ज़्यादा लाना होगा, इसको भी उतना ज़्यादा करना होगा। इसीलिए वो इतनी दूर से बॉल को दौड़कर फेंकते हैं ताकि मोमेंटम ज़्यादा मिले तो उतनी ही तेज़ी से गेंद आगे निकलेगा। तो आई होप अब मोमेंटम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवालों को करते हैं। तो सवाल क्या है आपका? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 14 केजी एंड वेलोसिटी 28। तो देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पी पूछा गया है, तो मास इंटू वेलोसिटी अभी मैंने बताया। मास आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 केजी का और जो वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है? वो 28 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो आपको निकाल लेना है इसको तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? निश्चित रूप से 392 आ जाएगा और 392 मैंने आपको यूनिट पहले ही बता के रखा है कि कितना होता है। तो ये आपका होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन-सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल अगर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला सवाल पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगला सवाल में आपसे कहा गया है कि जो मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 85 केजी एंड जो वेलोसिटी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मास मेरे पास कितना दिया हुआ है? मास मेरे पास दिया हुआ है 85 केजी, मैं लिख लेता हूँ कि 85 केजी का है। उसी तरह से अब बोला गया है कि जो वेलोसिटी है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? तो 60 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब बोलता है कि मोमेंटम बताइए, तो क्या करना है मोमेंटम निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। अब ये 0 था, 6 पचे 30 हो जाएगा, 8 छक 48, 48 और 3 51, तो 51 केजी मीटर पर सेकंड इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको कौन-सा दिख रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आई होप विज़िबल है, बिल्कुल विज़िबल है। बोलता है कि अगर वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं, ठीक है? तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश कीजिए पहले। क्या बोलता है? बोलता है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, तो दिए गए चारों ऑप्शंस में आपसे मोमेंटम बोला है कि मोमेंटम इंक्रीज़ होगा और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वेलोसिटी का रिलेशन आपको यहाँ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से संबंधित है, ठीक है? चलिए अब इसको हम बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमको पता है, आपको सिर्फ़ याद रखना है लेकिन आप जब तक उसके बेसिक्स को जानेंगे नहीं, तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो इसको पढ़िए अच्छे से। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपका? तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपके पास हाफ़ एम वी स्क्वायर यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? वी स्क्वायर के। अगर मैं हाफ़ एम को कांस्टेंट कर देता हूँ। और आपको मैंने बता रखा है कि जो मोमेंटम होता है, वो कितना होता है? मास और वेलोसिटी का क्या होता है ये? प्रोडक्ट होता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास अगर कोई 2 बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं एक बॉडी के लिए मोमेंटम जो लेता हूँ P1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? m इंटू v हो गया आपके पास। उसी तरह से अब क्या बोला है कि वेलोसिटी को डबल कर दीजिए, तो मैं क्या कर दूँगा? 2v कर देता हूँ इसको। तो यानी कि जो आपके पास
यानी कि यहाँ पर तो वेलोसिटी शुरुआत में भी था, मैंने क्या माना? शुरुआत में वेलोसिटी भी माना। अब अगला जो वेलोसिटी आएगा यानी अब P2 कितना हो जाएगा? मास और इनटू V2 क्योंकि बोला है कि मास वही रहेगा, बॉडी चेंज नहीं हो रहा है, तो m की जगह अब हम क्या रख देंगे V2 और V2 मेरा क्या है 2v के बराबर हो गया, है ना? तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 2mv के बराबर आ गया ये। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब अगर मैं इसको P1 ये हो गया पहला और ये मेरे पास क्या हो गया दूसरा। अब अगर मैं P1 और P2 को भाग लगा देता हूँ, मैंने बोला कि अगर मैं P1 और P2 को भाग लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा? P1 आपका कितना था? mv था और P2 कितना था? 2mv था, ठीक? तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? ये बच गया आपके पास 1/2 यानी कि अब अगर आप यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो गया? ट्वाइस ऑफ P1 के बराबर हो गया। अब जब यहाँ तक बराबर हो गया तो अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी स्क्वायर है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जा रहा है आपका V2 मान लेते हैं ये कितना हो जा रहा है 2v के बराबर हो जा रहा है। तो अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया। उसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी आप 2 निकालेंगे तो हाफ m और v की जगह आप कितना रखेंगे 2v का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हाफ m और इंटू 4v का स्क्वायर हो जाएगा। मैं हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 4 अलग कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। और ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी दूसरा जो है 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहला का हो गया क्योंकि आप पहले को देख पा रहे हैं कि इसी के बराबर है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर निकाला था P2 और P1 में रिलेशन निकाला था। तो उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 2 को मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 1 को भाग लगा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा आपके पास। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 है, यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो कितना आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी जब आप 2 निकालें तो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है आपके पास 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना आ जाएगा? नहीं उल्टा आ रहा है ये पता नहीं क्यों? उल्टा नहीं आना चाहिए ये। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है हाफ एम वी स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है आपके पास बोला है कि वेलोसिटी डबल हो जाता है तो ठीक है 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 1 तो ये कितना के बराबर आएगा? ये सॉरी 4 के बराबर आ जाएगा। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी 2 आएगा, आपसे सवाल क्या पूछा गया है? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 2 की ही बात की गई है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों रिलेशंस को आपको याद रखना है। तो P2 यानी कि जो मोमेंटम सेकंड है वो दुगना है मोमेंटम पहले वाले का और उसी तरह से अगर आप काइनेटिक एनर्जी 2 को देखेंगे दूसरी बॉडी के लिए तो वो 4 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो मोमेंटम कितना से बढ़ जा रहा है? 2 गुना से बढ़ जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ रहा है? 4 गुना से। तो जो आपका यहाँ पर सवाल में पूछा गया ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आपको याद क्या रखना है? तो ये ही ये जो मैंने निकाल के आपको बताया पॉइंट टू रिमेंबर मैं लिख देता हूँ। ये आपका क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर यानी कि यही दोनों आपको क्या करना है? याद कर लेना है यहाँ से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन्स पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी परीक्षा दीजिए इंडिया में। अब बढ़ते हैं आगे। अब बोलता है आपसे अगला सवाल आपसे क्या बोला है? आपसे कहता है कि अगर स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया जाए, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक तो सिखा दिया ना, तो आप आसानी से अब दूसरा निकाल सकते हैं। तो बोला है कि अ, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि पहले कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी वेलोसिटी v थी, अब जो है दूसरी बार में कितनी हो गई? दुगना हो गई यानी कि 2v के बराबर हो गया। तो आपसे बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा, एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा, मोमेंटम डबल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया क्योंकि मैं मोमेंटम पढ़ा रहा हूँ तो सिंपल सा तो इस सवाल का जवाब मोमेंटम ही हो जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप P1 निकालेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा m इंटू वी, P2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा mv2 और जो v2 है वो किसके बराबर है 2v के बराबर है। तो अभी बताया था तो ये कितना हो जाएगा 2mv हो जाएगा। अब P2 को 2 हटा दें तो mv क्या है P1 है। तो देख लीजिए P2 क्या हो गया दुगना हो गया किसके P1 के। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पीछे वाले से भी आप याद रख सकते थे क्योंकि अभी तुरंत बताया है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है।
ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि विल हैव मोमेंटम विथ इट्स 10 जूल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि आपको मास दे दिया है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, क्योंकि जूल जो है एनर्जी का ही यूनिट होता है। तो अगर बात करें तो लिख लेते हैं, पहले गिवन को हमेशा लिखने की लिए आदत डालिए, ताकि एग्जाम में जल्दी आंसर निकाल सकते हैं आप। और उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है आपके पास? 10 जूल दिया हुआ है। तो जूल तक तो ये बात है ठीक है, लेकिन 10 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा? 10/1000। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0.01 केजी आ गया आपके पास। तो मास भी आपने कर लिया ऐसा यूनिट में। अब आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, तो आपको मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम होता कितना है? तो मोमेंटम होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपके पास? इसीलिए तो दिया है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम काइनेटिक एनर्जी 10 जूल पुट करेंगे, हाफ एम दिया हुआ है 0.01, और वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ से गया डबल जीरो आ गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2000 के बराबर आ जाएगा ये। तो भी आपके पास, अब आप भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है? सॉरी, मास मैंने 10 ग्राम लिख दिया है। मास आपको कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, बहुत हल्ला हो रहा है आस-पास, है ना? 200 ग्राम, बहुत ज़्यादा चोंगा बज रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 और बटा 1000। अब इसको काट देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2/10, यानी कि 0.2 केजी हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप रखिए, तो कितना हो जाएगा? 0.2 और इंटू भी कितना है? भी हमको निकालना है, ठीक? तो अब देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 को काट दीजिए, तो वी स्क्वायर आ गया 100। तो भी कितना आ जाएगा आपके पास? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी निकल गया आपका। तो जैसे ही वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड निकला, अब आप जो है निकाल सकते हैं पी। पी कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 0.2, और भी कितना आ गया? 10। तो इससे ये गायब हो जाएगा। तो 2 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि पी की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ। चलिए अगला सवाल आपको देखिए। अगला सवाल फिर से एक अच्छा-सा सवाल है। आपसे कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ए लाइट एंड अ हेवी बॉडी इज सेम। अब दोनों सेम दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, यानी कि दोनों में कौन-सा, किसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा? यानी कि देखिए, आपके पास एक लाइट और हेवी बॉडी है। यानी कि एक बहुत ही भारी वस्तु है और एक बहुत ही हल्का वस्तु है, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर दे दिया है, ठीक है? अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देंगे, ये मत कर दीजिएगा कभी, ठीक है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। तो मोमेंटम चलिए निकाल के देखते हैं कि किसमें कौन-सा ज़्यादा आता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास 2 मास हैं, ठीक है? M1 और M2, ठीक? अब ये हम मान लिए, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया मैंने कि M1 जो है हेवीएस्ट है किससे? यानी कि ये जो है आपका हेवियर बॉडी है और ये आपका लाइटर बॉडी है। तो M1 क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन हो गया M2। तो अगर M1 और M2 इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ, तो जो M1/M2 है वो क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। उसी तरह से आपसे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है हेवियर बॉडी का, वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी का। तो यहाँ पर आपको अगर मैं मान लेता हूँ कि हाफ m1, वेलोसिटी भी अलग हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको रिलेशन कैसे निकलेगा? तो हाफ से हाफ को काट दीजिए। अब जैसे ही आप हाफ से काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो देखिए, अगर मुझे पता है कि अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को देखूँ, तो मोमेंटम कितना होता है? m इंटू वी होता है, और उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मुझे अगर इसको इसमें पलटना होगा, तो m और v, एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, देखिए m1 और v, एक भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं एक m1 केवल एक्स्ट्रा ला देता हूँ, तो यानी कि मैं m1 v1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर m1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैथ्स के नियम से नीचे भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं m2 से गुना करूँगा, तो यहाँ पर भी m2 से करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? m1 और v1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? m1। उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा? m2 और v2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आपके पास बचेगा? ये बचेगा m2। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब
यही तो होता है ना मास इनटू वेलोसिटी। तो बस इसको लिख लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर बाई M1 और ये हो जाएगा आपका P2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? M2 हो गया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, तो ये P1 बाई P2 का स्क्वायर अगर करता हूँ मैं, ठीक? ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? M1 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? M2 हो जाएगा। तो P1 बाई P2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा? M1 बाई M2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ। अब आप देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप दोनों को क्या कर सकते हैं? अगर देखिए M1/M2 और कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास P1/P2 का स्क्वायर है, वो मैं ग्रेटर दैन 1 लिख सकता हूँ इसको कंपेयर करके। तो यानी कि जो P1 का स्क्वायर होगा, वो ग्रेटर दैन हो जाएगा किसके? P2 के स्क्वायर के हो जाएगा। मतलब P1 क्या आ जाएगा आपके पास? P1 आ जाएगा ग्रेटर दैन P2। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था? आई होप आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। यानी कि अब आप समझ सकते हैं इन इक्वेशन से कि ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपसे बोला गया है कि कौन-सा ग्रेटर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, तो P1 ग्रेटर दैन P2 आ रहा है। तो P1 किसके लिए है? तो M1 के लिए है। तो इस सवाल का सही उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1। तो आई होप अब आपको लीनियर मोमेंटम फोर्स तो मैंने खत्म ही कर दिया। तो लीनियर मोमेंटम से ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मिक्स क्वेश्चन के सीरीज को, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन को अब देखेंगे कि आपके एग्जाम में कैसा-कैसा क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको जो चैप्टर वाइज़ था वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया है किसके बारे में? तो आपसे पूछा गया है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो आप सबसे पहले आपको जो जानना चाहिए इसमें वो है आपको ईएमआई के बारे में। अब ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इसको बताया गया था माइकल फैराडे साहब के द्वारा। अब माइकल फैराडे साहब ने इसको कब बताया था ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये समय था 1821 का। अब इन्होंने इस प्रिंसिपल को क्या बताया? अब ये प्रिंसिपल यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है? अब ये भी जान लीजिए। तो अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, आपसे ट्रांसफार्मर भी सवाल बन सकता है। तो ट्रांसफार्मर्स और साथ ही साथ जैसे मोटर हो गया, मैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मोटर की बात हो रही है, जनरेटर की बात हो रही है, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो देखिए आपके पास अगर एक कॉइल है, ठीक है? अगर आपके पास एक कॉइल है और मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ठीक? गैल्वेनोमीटर से जैसे ही मैंने जोड़ा तो यहाँ पर एक नीडल होगा जो कि इसके अंदर होगा, मैंने बाहर बनाया है और मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ, ठीक है? ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब इस मैग्नेट को जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊँगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पास लेकर जाऊँगा, दूर लेकर जाऊँगा। तो ये जब मैग्नेट को मैं रेसिप्रोकेट करूँगा इधर से उधर, तो ये जैसे ही कॉइल्स के नज़दीक जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर मेजर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो यानी कि मैग्नेट को कॉइल में इंड्यूस कराने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया। फिर से सुनिएगा, मैग्नेट को कॉइल में इंड्यूस कराने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया, यानी कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम है। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना होगा तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं। किसके सहारे? तो मैग्नेटिक फील्ड के सहारे। तो बस एक लाइन का आपका डेफिनेशन हो गया। तो आई होप अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा ईएमआई को समझने में। तो ईएमआई की परिभाषा आप समझ लिए। अब आपने देखा कि इनका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ पर है। तो इनका एप्लीकेशन आपने देखा कि मैंने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बताया और साथ ही साथ आपको ट्रांसफार्मर बताया। तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। पावर प्लांट में अलग ट्रांसफार्मर, घर के लिए अलग ट्रांसफार्मर, टीवी के लिए अलग ट्रांसफार्मर, हर जगह पर अलग-अलग होता है। लेकिन कैटेगरी क्या है? या तो वोल्टेज को ऊपर करना है या तो वोल्टेज को नीचे करना है। इसीलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा 90% से ज़्यादा होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ में मेनली हमको क्या पढ़ना होता है?
तो हमको पढ़ना होता है इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में और दूसरा आपको क्या पढ़ना होता है, जनरेटर के बारे में पढ़ना होता है। अब मोटर क्या होता है? तो देखिए, मोटर का मतलब होता है कि जब भी आप मोटर को ऑन करेंगे, जैसे कि पंखा है, पंखा में मोटर लगा है, तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा? वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। तो मोटर कैसा डिवाइस हो गया? तो यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें चेंज करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जनरेटर की बात करें, तो जब हम जनरेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको मैकेनिकल एनर्जी से क्या लेना होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना होता है। तो अब आप देखिए मोटर तो आप हर जगह घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस जनरेटर की बात हम जो कर रहे हैं, वो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। ये जो जनरेटर आपको मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बिजली पैदा होता है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में या फिर स्टीम पावर प्लांट में जहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है आपके पास कि पहले टरबाइन को घुमाया जाता है, चाहे वो स्टीम टरबाइन हो, चाहे वो हाइड्रो टरबाइन हो, टरबाइन घूमता है, उसके ऊपर एक शाफ्ट माउंट होता है और उसके ऊपर एक जनरेटर जिसको कि हम अल्टरनेटर बोलते हैं, वहाँ पर स्टेटर और पोल होते हैं जिससे कि बिजली उत्पन्न होता है और घरों में फिर वो आता है। तो पावर जनरेशन पे जहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पर हम जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी है, फिर शाफ्ट में मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है, फिर मोटर में उसके बाद जो है आपका जो जनरेटर है और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जनरेट हो जाता है, जिसको कि आप अल्टरनेटर के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, तो जब आप मोटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि चीज़ें क्या होंगी, पंखा ऐसे-ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मतलब आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, फ़ोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। और फ़ोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए और फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आप फ़ोर्स देके घुमा दिए। तो आप क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक के से क्या होगा करंट बाहर आएगा। तो यहाँ पर जब आप जनरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप किस चीज़ को निकालेंगे करंट के डायरेक्शन को। तो यहाँ पर मैं किसकी बात किया, तो मैंने जो है यहाँ पर बात की फ़ोर्स या फिर मोशन के डायरेक्शन को आप निकालते हैं, मैं लिख देता हूँ। उसी तरह से जब आप जनरेटर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर किसका डायरेक्शन निकालेंगे तो करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो जैसे ही आप मोटर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए जिस रूल का इस्तेमाल किया जाता है उसी को कहा जाता है फ्लेमिंग। कौन-सा रूल? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। और वहीं अगर जनरेटर की बात करें तो यहाँ पर जिस फ्लेमिंग का यूज़ किया जाता है इसको कहा जाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो अब आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड मेरे पास मान लीजिए कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पर अप्लाई हो रहा है? तो मोटर पे अप्लाई हो रहा है देखिए। तो मोटर में क्या होगा? सबसे पहले आपका जो ये वाला डायरेक्शन है यानी कि जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक? और करंट इंड्यूस हो रहा है इधर से। तो जो थंब है वो किसको बताता है? तो थंब आपका बताता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या फिर फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। यानी किधर एक्सर्ट करेगा यानी उसका मोशन क्लॉकवाइज़ होगा कि एंटी क्लॉकवाइज़ होगा। ठीक है? हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास 3 फिंगर के सॉरी 5 फिंगर में से 3 फिंगर होंगे। आपको जो है 1 फिंगर क्या मैंने बताया? तो 1 फिंगर मैंने आपको 4 फिंगर बताया। अब ये 4 फिंगर किसके लिए बना हुआ है? तो ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने क्या बोला? ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड को। और आपको यहाँ पर एक जो है यहाँ पर आपको आपने क्या इंड्यूस करा है? तो करंट को इंड्यूस करा है। तो आप क्या देखेंगे कि जो मोशन है या फिर फ़ोर्स है, तो ये आपका क्या हो गया थंब। तो थंब किसको बताएगा? फ़ोर्स के डायरेक्शन को और ये आपका क्या है? करंट जो है आपका मिडल फिंगर को दर्शाता है। तो अब आई होप आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से अब आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर तो देखिए, यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपका क्या हो जाएगा? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब आपका इधर से मैं हो जाता हूँ, ये राइट हैंड है। अब देखिए, अब आपने क्या दिया है मैकेनिकल एनर्जी दिया है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रखा है, ठीक? अब आपने फ़ोर्स का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रखा है, तो अब करंट इंड्यूस किधर से होगा? ये और उसका डायरेक्शन कौन बताएगा? आपका मिडल फिंगर बताएगा। तो आई हो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि आपने थंब से क्या लिया, थंब वाला आपका मोशन को रिप्रेज़ेंट किया। उसी तरह से जो आपका 4 फिंगर है, 4 फिंगर से आपने क्या रिप्रेज़ेंट किया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा है। तो आपको क्या निकालना है कि जो करंट है वो इधर से इंड्यूस्ड होगा, यानी करंट इंड्यूस्ड इधर से होगा, तो ये किससे आपको पता चलेगा?
तो ये आपको पता चलेगा मिडिल फिंगर से। तो अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर ये सारे कुछ आपको पढ़ा दिया है। तो अगली बार से अब आप याद रखिएगा इतनी सारी बातें। अब आपसे सवाल पूछा गया है, इस सवाल को करने का कोशिश कीजिए। आपसे कहता है कि व्हाट डज़ द थंब रिप्रेजेंट इन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अभी-अभी मैंने आपको समझाया है कि थंब जो है राइट हैंड रूल में क्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो अगला सवाल आपसे पूछता है कि अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोलता है कि व्हिच रिएक्टेंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो बनाने की प्रक्रिया है। चलिए पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित आपकी परीक्षाओं में क्या-क्या सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ब्लीचिंग पाउडर जानना पड़ेगा होता क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कैल्शियम भी हो, ऑक्सीजन भी हो और क्लोरीन भी हो। लेकिन क्या इतने से काफ़ी हो जाएगा क्या? तो नहीं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बोलते हैं इसको? इसका जो दूसरा नाम है इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए इसको अच्छे से। अब जो है इसका जो प्रिपरेशन है ये कैसे किया जाता है? तो सवाल तो यहीं पर है। तो देखिए आपके पास आपको क्या लेना है? तो स्लैग्ड लाइम लेना है। अब स्लैग्ड लाइम का फ़ॉर्मूला अपने आप में कठिन हो जाता है। जब हम परीक्षा देने बैठते हैं और 4 ऑप्शन देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रखिएगा जहाँ लाइम बोलेगा वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम बोलेगा वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रट लीजिए लाइम ऑक्साइड और उसके बाद स्लैग्ड लाइम, उसके बाद हाइड्रोक्साइड। ठीक? आसान तरीका है याद करने का। तो मैंने क्या बोला कि मैंने क्या लिया है? स्लैग्ड लाइम लिया है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा होता है आपका? तो जब आप इसमें ड्राई स्लैग्ड लाइम को लेते हैं और यहाँ पर क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, ठीक है? क्या पास कराते हैं? क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड बन के आता है, उसी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्या बच गया आपके पास? तो यहाँ पर पानी बच जाएगा और यही आपका इस रिएक्शन का पूरा भाग होता है। अब अगर बात करें तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सवाल का उत्तर हो जाएगा क्लोरीन गैस एंड ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आइए जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। तो निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि वुड एंड पल्प इंडस्ट्री, कई बार सवाल पूछा गया है कि वुड एंड पल्प इंडस्ट्रीज में इसका हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपसे पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। उसी तरह से जो मेन पूछा जाता है वो होता है ड्रिंकिंग वाटर में। आप जानते होंगे कि पानी में जर्म्स को किल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। पहले शुरुआत में यही किया जाता था, क्योंकि इतने सारे जो हमारे पास आज सुविधाएँ हो गई हैं, वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। यानी कि आज जो प्यूरीफायर है, उन सब का यूज़ पहले नहीं हो पाता था। और उसी तरह से आपसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज़ करते हैं? क्या बोला मैंने कि आपसे एक सवाल पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? तो याद कर लीजिएगा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, अगर आपने मूवी को देखा है बहुत सारे मूवी को देखा है, वैसे तो फिर हेरा-फेरी याद आ रहा है। तो उसके नाक पर जो सुंघाने के लिए रखा जाता है जिससे आदमी जो है बेहोश हो जाता है, उसी को बोला जाता है क्लोरोफॉर्म और इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? CH Cl3 होता है। तो इसके भी मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तो यूज़ किया ही जाता है, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीजेनरेशन इन प्लांट। तो बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया नहीं, बडिंग इन हाइड्रा बिल्कुल भी नहीं, ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ कटिंग बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ कटिंग एक रीजनरेशन है प्लांट के तरीका था। आसान सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि प्लांट में बार-बार जड़ से उगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अगर आप किसी डाल को भी काट के और वहाँ पर दूसरे डाल को लाके चिपका देते हैं, तो भी वहाँ पर ये बढ़ जाता है, यानी कि नया प्लांट ग्रो करने लगता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक बेहतरीन तरीका होता है। कौन-सा आपका? तो ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। क्वेश्चन नंबर आपसे जो पूछा गया है। अब उसी तरह से आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्लांट का एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि रोजेज, कोलियस, कीवी।
उसको भी स्टेम कटिंग के थ्रू किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। बाइनरी फिजन क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोट्स में, जहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। तो ये सब आसान सवाल है। उसी तरह बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है आउटग्रोथ या फिर बर्ड से सेल डिवीजन के कारण किसी पर्टिकुलर साइट पर। ठीक? अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, इसमें इन्वॉल्व क्या-क्या होता है? तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल जो गैमेट होता है वो जाइगोट का निर्माण करता है और उसी तरह से फिर एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, बहुत सारी चीज़ें आपने इससे भी सीख ली। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस? व्हाई इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस फॉर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस क्यों होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये आपको क्या करता है? रैपिड रिप्रोडक्शन के लिए अलाउ करता है फेवरेबल कंडीशन में। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय रीजेनरेशन मेथड? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लैनेरिया। अब प्लैनेरिया आप देखिए किस ऑप्शन पे डाला हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्लैनेरिया आपसे बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसलिए प्लैनेरिया क्या है? तो एक फ्लैट वर्म है, ये भी याद कर लीजिएगा। कैसा वर्म है? फ्लैट वर्म है, जो कि अपने रिमार्केबल एबिलिटी के लिए जाना जाता है जनरेशन के लिए। और जो ये जनरेशन यूज़ करता है, ये भी पूछा गया है कि ये कौन-सा प्रोसेस यूज़ करता है? तो स्टेम सेल, याद कीजिएगा कौन-सा सेल यूज़ करता है? स्टेम सेल। और इस प्रक्रिया में जो ये ऑर्गेनिज़्म रिप्रोड्यूस कर रहा है रीजेनरेशन मेथड को किसके द्वारा? स्टेम सेल के द्वारा। इसको भी एक नाम दिया जाता है रीजेनरेशन करने के लिए, तो इसका नाम आपको पढ़ लेना है कि इस प्रक्रिया का नाम है नियोब्लास्ट। मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर में, आपको याद होगा या नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन उस प्रक्रिया को, यानी वो जो प्रोसेस होता है स्टेम सेल से अपने आप को बनाने का, ये क्या कहलाता है? नियोब्लास्ट कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। तो ये इतना सवाल इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल पावर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको पिछले ही क्लास में पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। क्या होता है आपका अ, पावर ऑफ हाइड्रोजन? तो मैंने आपको बताया था वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको समझाया भी था कि एसिड और बेस, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड से मिलकर एक स्केल बनता है 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 यानी 7 से थोड़ा-सा भी कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से 14 तक बेसिक हो जाएगा, 7 अपने आप में न्यूट्रल है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि अगर हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस कंसंट्रेशन अगर बराबर हो जाता है, तो निश्चित रूप से 7 नंबर आएगा, यानी कि पीएच बराबर 7 हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन याद कर लीजिएगा। उसी तरह से आपको ब्लड का पीएच मान याद होना चाहिए, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, ये भी याद कर लीजिएगा। उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि वो कितना होता है? 10.5 होता है। कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो एज़ अ एंटासिड यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप अभी आज दशहरा है या कल दशहरा है, अब आप ज़्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको खराब ढकार आने लगेगा। तो वहाँ पर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी रखेंगे, डाइजीन रखेंगे, एंटासिड्स रखेंगे। तो 10.5 होता है, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से आपसे टूथपेस्ट का सवाल पूछा जाता है, तो टूथपेस्ट भी कैसा होता है? तो बेसिक नेचर का होता है, जिसका पीएच मान 8 होता है। उसी तरह से आपसे एग पर सवाल पूछा गया है कि अंडे का कितना होता है? तो ये भी आपका अंडे का जो आपको याद रखना है कि ये कितना होता है, तो ये भी आपका बेसिक होता है और इसका पीएच मान होता है 7.8। याद करते चलिए, लिखते चलिएगा। उसी तरह से मिल्क का भी आपसे कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि इसका पीएच मान बताइए। इसका भी पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको याद करवा दिया है। चलिए, अब उसी तरह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको नाम याद कर लेना है, HCl का नाम याद कर लेना है और जो कि एप्रॉक्स कितना आएगा? देखिए कंसंट्रेटेड बात करेगा तो 0 टिक कर दीजिएगा और डाइल्यूट की बात करेगा तो 1 टिक करके आइएगा। उसी तरह से जो बेस होगा यानी सबसे हार्ड बेस, तो उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड याद रखिएगा, NaOH की बात कर रहा हूँ मैं, 14 याद कर लीजिएगा और वो भी वहाँ पर देख लीजिएगा कंसंट्रेटेड लिखा होगा तभी 14 टिक कीजिएगा। अगर डाइल्यूट लिखा होगा तो वहाँ पर 13 कर दीजिएगा, नहीं तो देखिए सवाल अपने आप में गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इक्विलिब्रियम। आसान सा सवाल है, सिंपल से बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर कोई टेंडेंसी नहीं होता है चेंज होने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 सभी को ये सवाल बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कत की बात है। अब जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोलता है आपसे अगला जो क्वेश्चन है आपसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे ये सवाल है। चलिए पहले रिफ्रैक्शन को समझेंगे, उसके बाद देखिए रिफ्रैक्शन की जो सबसे पहले कंडीशन होती है वो होती है कि आपके पास यहाँ 2 मीडियम होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने एक मीडियम क्या रखा है, ग्लास रखा है, ठीक है? अब जो है मैंने एक मीडियम क्या रखा है, ग्लास रखा है, तो यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है आपका, इंसिडेंट हो रहा है। ये देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका क्या है, तो ये आपका इंसिडेंट लाइट है। मैं लिख देता हूँ और इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट एंगल पे हुआ। तो ये देखिए आपके पास ये क्या है, हवा है मीडियम, इसको मैं पानी भी बना सकता हूँ और ग्लास भी बना सकता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका मीडियम नंबर 2 हो गया, ये आपका मीडियम नंबर 1 हो गया और इधर भी क्या है, एयर ही है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? ये क्या हो गया, एयर है ये। तो आपके पास दोनों मीडियम आ गया। तो रिफ्रैक्शन की कंडीशन होने के लिए भी 2 मीडियम आवश्यकता होता है। अब अगर नॉर्मल से बात करें तो जब भी लाइट रे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट होगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका बेंड होकर आएगा। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन बनेगा वो रिफ्रैक्शन एंगल आर कहलाता है। ठीक? तो अब आप जान लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, तो यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब 2 पॉइंट्स पे काम करता है। एक, अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ऑल मीट एट अ सेम पॉइंट, ये बराबर है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो बराबर नहीं होता है, जैसे कि आप रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं। तो होता क्या है, तो दूसरा जो लॉ होता है आपको उसका नाम याद करना है, उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉज़ बोलते हैं। अब स्नेल्स लॉ होता क्या है? तो इसका कहना ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर हम उसको साइन के टर्म में रखते हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो साइन आर के टर्म में रखते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है म्यू को। और म्यू को कभी-कभी एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा भी आपको यहीं से मिल गया होगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड के भी टर्म में शो कर सकते हैं। तो एन को अगर आपको स्पीड के टर्म में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप हमेशा 100% आइडियल सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको किससे देखना पड़ेगा? तो स्पीड ऑफ लाइट देखना पड़ेगा एयर में, या फिर वैक्यूम भी लिखा आ सकता है आपके ऑप्शन में, या और आपको क्या देखना पड़ेगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम में, ऑब्जेक्ट इन मीडियम। तो ये दोनों का जब कंपेयर करते हैं आप, तो यही आपका क्या बन जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। तो स्पीड ऑफ, सॉरी ये ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया मैंने, लाइट, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है? तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका एन बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कौन-सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया? तो स्नेल्स लॉ, यानी कि यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज़ भी याद होने चाहिए, जो मैं आपको लिख देता हूँ आपके स्क्रीन पर। देखिए, कुछ-कुछ है जिसको कि आपको जानना पड़ेगा। जैसे आपको सवाल जो-जो पूछा गया है कि बताइए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो डायमंड का मैं लिख देता हूँ, डायमंड का होता है 2.42, याद करते चलिएगा। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ये 1 होता है, 1.003 होता है, एग्ज़ैक्टली 1 आपको याद रखना है। उसी तरह से आपसे वाटर से सवाल बना है, वाटर से आपसे पूछा जाएगा तो ये होता है 1.33 होता है। और आपसे अल्कोहल पर सवाल पूछा गया है, तो अल्कोहल का याद कर लीजिएगा, ये होता है 1.36। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा याद रखना है, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूज्ड बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली, यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए
इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी फिजन, जो मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? मोस्ट कॉमन मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब इसमें कौन-कौन सा आ जाएगा? तो बैक्टीरिया आ जाएगा, एकदम सिंपल याद रख सकते हैं। और क्या आ सकता है आपको? बैक्टीरिया के अलावा प्रोटोजोआ आप लिख सकते हैं, तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ याद कर लीजिएगा। उसी तरह से बाइनरी फिजन में जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने आप को 2 बराबर भाग में बाँट लेते हैं, जिससे कि एक नया ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होता है? तो देखिए सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है? सेम होता है सभी पॉइंट पर। मैंने आपको बताया सोलेनॉइड कुछ नहीं है। सोलेनॉइड अगर नंबर ऑफ कॉइल्स को अगर हम रोटेट कर देते हैं किसी आयरन के ऊपर, तो ये आपका क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। ज़्यादा आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सोलेनॉइड से आपसे पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में, वो क्या होता है? निश्चित रूप से सेम होता है सभी पॉइंट्स पर। और सोलेनॉइड क्या होता है? एक लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होता है, जिसको कि हम हेलिक्स के शेप में रखते हैं, और जब उसमें करंट पास करते हैं, तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिस अलोंग पे उसका हेलिक्स होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहता है? चलिए, अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जिसे मेंडल बाबा ने रेफर किया था फैक्टर्स। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, सबसे पहले तो उनको क्या कहा जाता है, यही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है ये? फादर ऑफ जेनेटिक्स। पिताजी हैं किसके? ये जेनेटिक्स के, जिनको बहुत बाद में रिकॉग्निशन मिला था, है ना? ऐसे ही होता है अच्छे आदमी के साथ। तो ये यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, फैक्टर्स को जीन के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जीन छुपा हुआ है ना, इसीलिए। तो फैक्टर क्या है? जीन है। अब जीन क्या होता है? तो ये सेगमेंट्स होते हैं डीएनए का, जो कैरी करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए और ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आपको डीएनए, तो डीएनए के साथ-साथ आप आरएनए को भी रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डीएनए में आपको याद रखना है कि डीएनए कैसा होता है? तो डीएनए आपका डबल हेलिक्स होता है। वहीं अगर आरएनए की बात करें, तो ये सिंगल हेलिक्स होता है। अब अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड का नाम याद रखना है। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद कर लीजिएगा, दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद कर लीजिएगा, फिर से बोल देता हूँ। अब आरएनए में 4, यानी कि आरएनए जो मिलकर बना होता है, 4 पेयर से मिलकर बना होता है कंपाउंड से, उनका नाम याद कर लीजिएगा। एक का नाम होता है आपको साइटोसिन, उसी तरह से दूसरे का नाम आपको याद रखना है गुआनिन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर बार सवाल पूछा जाता है गुआनिन। उसके बाद आपको याद रखना है कि एडेनिन, एडेनिन, और उसके बाद आपको याद कर लेना है, यहाँ पर होता है आपको यूरासिल। क्या होता है? यूरासिल होता है। लेकिन जब आप डीएनए की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये सेम होता है, ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है। लेकिन अब यूरासिल की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है? थायामीन आ जाता है। बस यही अंतर है डीएनए और आरएनए में। लेकिन बार-बार मैंने यहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया है, और अगर उस शब्द पर आपने ध्यान दिया होगा, तो उस शब्द का नाम था न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है? तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि सभी सेल्स और वायरस में होता है, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जो कि मोनोमर कंपोनेंट होता है किसका? 5 कार्बन शुगर का, जो मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप और कौन-सा ग्रुप होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है। तभी तो ऑर्गेनिज़्म का निर्माण होगा ना, कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये करंट अफेयर में भी मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स शो को डेली नहीं देख रहे हैं, तो उसको देखने की आदत लगाइए, उसमें आप सब कुछ सीख जाएँगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर तो सीखेंगे ही, सब कुछ मैं उसमें बताता हूँ। हर दिन आप ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक को देखते हैं, कुछ नया इन्वेंशन होता है साइंस एंड टेक से, तो हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, और आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको वो काफ़ी काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ सोलेनॉइड? तो देखिए, जो सोलेनॉइड होता है, आपसे आसान सा सवाल पूछा गया है, लेकिन इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ।
जो कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड तो अभी मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं सोलेनॉइड का फिगर बनाता हूँ, तो फिगर कैसा हो जाएगा? मैंने अभी बताया कि आपके पास क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? आपको सोलेनॉइड कहते हैं। लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड टर्न ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा, आप देखते चलिए। एक इस तरफ से मैं एक ही बना रहा हूँ, ताकि आपको एक से ही समझ में आ जाए। तो ये किस तरह का आपको दिखाई पड़ रहा है? तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एक स्ट्रेट बीच वाला लाइन कैसा जाएगा? स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल। तो बाकी के स्ट्रेट और धीरे-धीरे ये लाइन्स कैसे होते चले जाएँगे, जब ये ऐसा जाएगा तो एक टाइम पर आएगा कि वो सीधा दिखने लगेगा, है ना? तो स्ट्रेट एंड पैरेलल हो जाएगा। तो इस सवाल का क्या हो उत्तर होना चाहिए? इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर कोई सोलेनॉइड है, ध्यान से समझिएगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये आपका डिपेंड करता है नंबर पर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड्स में कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा सोलेनॉइड में, उतना ही ज़्यादा आपका बी का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि बी कितना होता है? म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ठीक है? बी क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। बी आपका क्या है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये जितना स्ट्रेंथ कब ज़्यादा मिलेगा? जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई याद कर लीजिएगा। उसी तरह से जो आपका जितना ज़्यादा करंट होगा, ये भी आपसे सवाल पूछा गया है, उतना ज़्यादा बी का वैल्यू होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे। अब जो नेचर ऑफ कोर मटेरियल होता है, जो यूज़ किया जाता है सोलेनॉइड को बनाने में, तो ये किसका यूज़ किया जाता है? तो सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कैसा आयरन रॉड होता है, तो सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज़ किया जाता है सोलेनॉइड को बनाने में। चलिए, अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि सीरीज सर्किट में अगर वन ऑफ द रजिस्टर इज रिमूव्ड और ब्रोकन, तो आपसे बोलता है कि जो करंट इन द सर्किट है वो क्या हो जाएगा। चलिए पहले इस सवाल को समझाते हैं, उसके बाद आप खुद उत्तर निकालने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको जो रेजिस्टेंस होता है वो दो तरह से आप जोड़ सकते हैं। एक को बोला जाता है सीरीज में और एक को बोला जाता है आपको पैरेलल में। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर हम जो है बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर भी बैटरी लगा देते हैं। ये R1 हो गया, ये हो गया R2, यहाँ पर भी R1 हो गया और यहाँ पर भी R2 हो गया। जो R सीरीज होता है, वो क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। उसी तरह से अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को जाएँगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1/R1 और प्लस कितना हो जाएगा? 1/R2। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जब भी आप डोमेस्टिक वायरिंग का यूज़ कीजिएगा, यानी कि घर में जो वायरिंग का यूज़ किया जाता है, वो कैसा होता है? डोमेस्टिक वायरिंग वो पैरेलल होता है। क्यों? अब समझिए पहले। देखिए, दरअसल घर में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, घर में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे आप बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया, आप जब उसमें देखेंगे तो वोल्टेज वहाँ पर कांस्टेंट होता है, ठीक? वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन करंट क्या होता है? आपस में बँटा होता है, क्योंकि हर डिवाइसेज़ की करंट की डिमांड अलग-अलग होती है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से तो वोल्टेज बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन यहाँ से अगर करंट आई आ रहा था, वोल्टेज तो फिक्स है 220 या फिर 440, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर करंट को देखेंगे तो करंट 2 भाग में बँट गया, I1 और I2 में बँट जाता है। इसीलिए घर में पैरेलल सर्किट वायरिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन सीरीज़ सर्किट वायरिंग में अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज जो होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर I आ रहा है, तो यहाँ भी आपका I ही चलेगा। तो अगर मैं आपसे सवाल भी पूछा गया है कि अगर जो करंट है इन द सर्किट में, अगर जो है वन ऑफ द रजिस्टर को रिमूव कर दिया जाता है या फिर ब्रोकन कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि इसी को अगर हम काट दिए, तो आपने वो लड़ी देखा है, वो जो आपका शादी-विवाह में जो लड़ी यूज़ किया जाता है चाइनीज़ वाला, तो उसमें क्या होता है, जो अगर एक तार होगा, एक तार में ऐसे बहुत सारे बल्ब रहते हैं। अगर तार कहीं से भी टूटता है तो देखिएगा उस सीरीज़ का जितना भी बल्ब है ना, वो सब काम करना बंद कर देता है। तो यही क्या है आपका, यही आपसे सवाल पूछा गया है कि सीरीज़ सर्किट में अगर एक भी रजिस्टर को हटा देते हैं, तो करंट कितना हो जाएगा आपका? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, सिंपल सा बात है। तो अब आपको सीरीज़ भी समझ में आ गया होगा, पैरेलल भी समझ में आ गया होगा, कितना रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होता है, कितना रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस को डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ करते हैं, इसको लरी वगैरह में यूज़ करते हैं, चाइनीज़ लाइट वगैरह में यूज़ करते हैं। एक एक का काम तमाम हुआ तो सबका काम तमाम हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही आपसे इस सवाल में पूछा गया था। चलिए, तो
ये थे आपके आज के साइंस के सेशन जिसमें कि मैंने आपको चैप्टर वाइज़ और साथ ही साथ आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।